ऐसी स्थिति में कहां तक आप लोग क्या किए हैं कुछ इतने दिनों के क्लास में? कोई आवाज मेरी जा रही है? तो ऐसा करते हैं, नहीं तो कोई टॉपिक ले लेते हैं बीआरएस के संबंध में ही। ऐसे छोटा छोटा जो नोट्स हमारे तरफ से बनाया गया था वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया गया है, उसको उसका उसका भी लाभ आप लोग उठा सकते हैं। और तो आवाज दीजिए ना, किसे आवाज आएगा उधर हेलो, आवाज आ रही है ना सर की? हेलो। और आ रही है सर। तो एक तरह हाँ से हाँ आवाज आ रही कोई डाउट अगर हो विशेष रूप से यहाँ तक कि जीआरपी पर्पज से हम्म। आपको बुक्स बजट से लेकर के एक्सपेंडिचर वगैरह भी उसमें भी थोड़ा बहुत जहां तक हमारी जानकारी होगी मैं शेयर करना चाहूंगा। अगर उस तरह का कोई ऐसा टॉपिक रहा हो जो कि नहीं टच हुआ है तो उससे भी ले लें, और नहीं तो इससे भी आप बातचीत कर सकते हैं, जहां तक कि हम हेल्प करेंगे इसमें सॉर्ट आउट करने का प्रयास। तो किसी किन्हीं की आवाज तो आते रहे तब नहीं लगे कि हाँ कोई है, ऐसे हम अकेले कितना बोलते रहेंगे। जुड़े तो बहुत से लोग लग रहे हैं। करें बीआरएस बताएं सर। सर बीआरएस बता हाँ, तो बीआरएस के संबंध ठीक है। बीआरएस तो देखिए बीआरएस क्या होता है। सर बीआरएस बताइए बीआरएस हाँ सर ठीक है, बीआरएस बताइए। बीआरएस पर ही आ रहे हैं। तो बीआरएस क्या है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक जो महाजन होता है यानी अकाउंट होल्डर और बैंक के बीच में जो विसंगति उत्पन्न होती है खाते के सिलसिले में, तो उसको दूर करने का एक विवरण है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि खाते में महाजन कुछ लिखता है, बैंक में कुछ रहता है। इस एनोमली को दूर करने के लिए बीआरएस तैयार किया जाता है किसी खास तिथि को, यानी इसको दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं एक निश्चित तिथि पर रोकड़ बही के बैंक खाते का शेष और पासबुक के शेष में मिलान करने पर जो अंतर रहता है उसको दूर करने के लिए किसी खास तिथि को बनाया गया स्टेटमेंट ही बैंक समाधान विवरण है। तो बैंक समाधान विवरण बनाने के दो तरीके मुख्यतः हैं। एक कैशबुक के आधार पर, कैशबुक के बैलेंस के आधार पर जो कि हमेशा उसका डेबिट बैलेंस रहेगा, और एक पासबुक के आधार पर, पासबुक के बैलेंस के आधार पर जिसका हमेशा बैलेंस क्रेडिट रहेगा। तो हमारी मानना है तो इसी तरह से कैशबुक ओवरड्राफ्ट है और पासबुक ओवरड्राफ्ट है। तो कैशबुक ओवरड्राफ्ट को सीधा सीधी समझें पासबुक का बैलेंस, और पासबुक ओवरड्राफ्ट को सीधा सीधा माने ये कैशबुक है। तो एक को पकड़ करके उसे सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो मुख्य मुख्य है उसको अगर लेकर के चलेंगे तो सब किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है पता चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कैशबुक का बैलेंस हम पहले भी अपने अथी में भी जिसमें हमको इसकी जरूरत थी कैशबुक का बैलेंस को ही लेकर के हमको ज्यादा अच्छा दिखता था कि अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है कैशबुक को लेकर के हम सोच रहे हैं तो पासबुक में जस्ट उल्टा कर देंगे, और वही कैशबुक का अगर ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक की तरह मान लेंगे, अगर पासबुक का ओवरड्राफ्ट है तो कैशबुक की तरह मान लेंगे। तो अंतर का कारण क्या क्या रहता है? जैसे कि व्यापारी किसी को पेमेंट देने के लिए चेक इशू किया और अगर बैलेंस दिया हुआ है कैशबुक के बैलेंस के अनुसार, कैशबुक रोकड़ बही के शेष के पर बैलेंस दिया हुआ है और आगे उसका समाधान करना है, और किसी को चेक हम दिए तो उसको क्या करेंगे, पहले अपने खाते से माइनस कर लीजिए चेक देते ही समय, लेकिन बाद में पता चला कि वो चेक बैंक नहीं भेजा गया, बैंक प्रस्तुत नहीं किया गया। तो बैंक समाधान विवरण बनाने में उसको हम क्या कर लेंगे, कुछ आप लोग बताएंगे? तो आवाज एक तरफा ही रहता है क्या ये? अच्छा अच्छा ठीक। तो इस सिलसिले में किसी को प्लस करेंगे किसी को माइनस करेंगे, सारा आइटम हालांकि हम अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ये डाल दिए हैं, तो एक तरह से अपने तरफ से बोलते रहना पड़ेगा लगता है सभी। तो दूसरा है कि बैंक अपना ब्याज लगाया उसको अथी को पता नहीं है, महाजन को जो इंटरेस्ट दिया वो तो पता नहीं रहेगा, तो क्या लगेगा कि वो कहाँ से आ गया, तो ऐसे स्थिति वो अपने खाते में ऐड करेगा। तो मुख्यतः यही सब है कि बोनस का प्रीमियम किया या एलआईसी का पेमेंट कर दिया बैंक उसको बिना जानकारी दिए, तो वैसे हालत में क्या करना है।
प्लस माइनस करते रहना, बस एक ही आधार को पकड़े, कैशबुक के आधार को, उसी से पूरा पूरा होते चल जाएगा। पासबुक का रहेगा तो उसी का उल्टा अपोजिट करें, व्यवहार करें। अगर कैशबुक का ओवरड्राफ्ट है तो उसी अनुसार चले। तो इसमें से कुछ एंट्री भी बताया जाए। आगे इसका हाँ सर, कुछ एंट्री भी बता दीजिए। तो एंट्री पे लिखने का काम तो है, पेन चाहिए। कैसे दिखाएंगे उसको, रट दीजिए। तो एंट्री के लिए एक तो अभी व्हाट्सएप पर दिया, कुछ देखे आप, मैंने कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा सारा आइटम। जैसे बैंक में चेक जमा किया गया और वो डिजोनर हो गया, मान ले किसी महाजन को चेक मिला, उसको अपने खाते में क्रेडिट करने के लिए, लेकिन बैंक को भेजा तो पता चला कि वो डिजोनर, उसे खाते में पैसा ही नहीं। तो वैसी हालत में कैशबुक में प्लस करेगा और पासबुक में माइनस करेगा। तो इसका तो गणित है ना, इसको एंट्री वही हिसाब से कर सकते हैं आप। जैसे चेक संग्रह है तो भेजे गए परंतु संग्रह नहीं हुए, तो कैशबुक बैलेंस के अनुसार बना रहे हैं अगर, तो माइनस करेंगे। बैंक ने ब्याज दिया परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, तो वैसी स्थिति में अगर कैशबुक के बैलेंस के अनुसार बना रहे हैं तो कैशबुक उसको हम प्लस करेंगे। बैंक ने ब्याज और किसी से वसूल करना था परंतु इसका लेखा रोकड़ बही में नहीं होगा, वैसे हालत में इसको माइनस करेंगे। जब हम कैशबुक के अनुसार बना रहे हैं तब वही अगर हमारा दिया हुआ रहेगा पासबुक के अनुसार, तो वैसे कंडीशन में उसी का उल्टा प्लस कर देंगे। बैंक ने सीधा भुगतान कर दिया परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, ऐसी स्थिति में कैशबुक के अनुसार जब बना रहे हैं तो वो प्लस करेंगे। बैंक ने सीधा भुगतान चेक बैंक में भेजा गया डिपॉजिट होने के लिए परंतु वो डिजोनर हो गया, जैसा कि पहले हम बताया, तो वैसी स्थिति में कैशबुक के अनुसार उसको माइनस करेंगे। चेक रोकड़ बही में लिखे गए परंतु बैंक नहीं भेजा जा सका, रोकड़ बही में लिखे जाने का मतलब वो डिपॉजिट के लिए लिखा गया, लेकिन वो बैंक किसी कारण से पैकेट में रह गया और कारण से बैंक नहीं प्रेजेंट किया, तो वैसे स्थिति में माइनस कर लेंगे। चेक काट दिए गए परंतु डिजोनर हो गया और रोकड़ बही में डिजोनर को लेखा रहने से चूक गया, तो ऐसी स्थिति में प्लस कर लेंगे। तो इसके लिए तो ये सब जितना भी है सब हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, आप उसका जितना लाभ उठा सकें। तो बीआरएस तो मोटा मोटी यही है ना, 20 नंबर का रहेगा, जिसमें से कि 12 नंबर का लिखने के लिए सब्जेक्टिव टाइप का, बाकी 8 नंबर का शायद रहता है उसका मैथ, मैंने बीआरएस बनाई। तो बीआरएस का कंसेप्ट अगर सीधा कि माइनस में आइटम होगा या प्लस में होगा, बस सर बीआरएस बनाने के लिए भी दिया जाएगा मे बी, ये सब्जेक्टिव तो रहता ही है। जैसे क्वेश्चन में रह जाए, पिछले साल का क्वेश्चन में तो यही ट्रेंड है कि बैंक समाधान विवरण बनाए। बैंक समाधान विवरण क्या है, इसके बनाने के क्या तरीके हैं, स्पष्ट 2 तरीकों का वर्णन करें, और बाकी एक एग्जांपल दे दे, एग्जांपल नहीं क्वेश्चन दे देगा किसी महाजन को 31 दिसंबर को ये लेन देन हुआ है, एडजस्टमेंट है, बाकी इसका बना कर दें। तो 8 नंबर का रहता है बीआरएस बनाने के लिए, उसको सॉल्व करें, और 12 नंबर का रहता है उसको सब्जेक्टिव कि उसका वर्णन करें, उसी अनुसार बाइफरकेट किया हुआ रहता है। और जहां तक बैलेंस शीट की बात करते हैं ना, बैलेंस शीट 40 नंबर का रहता है, तो बैलेंस शीट का अगर परफॉर्मा भी बना देते हैं, उसकी एंट्री 2-4 गलत भी हो जाती है, तो पर भी कम से कम 15 नंबर तो आना ही आना। और अगर एंट्री सही रहेगी तो 40 से 40 आएगा, और उसमें से 3 पार्ट में रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, फिर ये बैलेंस शीट। तो मान के चले 40 को 3 भाग में 20 नंबर का रह गया बैलेंस शीट, बाकी 20 नंबर में ट्रेडिंग और पीएल, और एंट्री 5 है तो उस हिसाब से उसको अलग करके नापा जाता है नंबर। तो बुक कीपिंग लगता जितना भास्ट है क्लिष्ट, कारण कि बहुत से ऐसे हैं जो कि बीकॉम या आईकॉम नहीं होंगे, तो उसके लिए डेबिट क्रेडिट थोड़ा सा कठिन जरूर हो जाता है नए विद्यार्थियों को, जैसा कि हम भी इससे जुड़े नहीं थे तो हमको भी उस समय लगता था। तो वही डेबिट क्रेडिट ज़्यादा डीप में नहीं घुसने का है कि कहाँ क्या करें। जर्नल एंट्री बस, जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ ही चुके हैं, खाता 3 होता है। जर्नल एंट्री समझ लें, लेजर समझ लें, लेजर के बाद अपना ये बीआरएस हो गया, फिर रेक्टिफिकेशन है। रेक्टिफिकेशन थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाने वाला है कि
रेक्टिफिकेशन का सीधा सीधी मतलब अगर कोई बुक्स में देखे होंगे तो जिस तरह से जेबी हम लोग बनाते हैं, कोई गलती हो गई, जेबी क्यों बनाते हैं बुक्स की भाषा में कहें तो जेबी किसी ना किसी रेक्टिफिकेशन का ही एक भाग है। तो जिस तरह से जेबी हम लोग तैयार करते हैं बुक्स में, उसी तरह से यहाँ रेक्टिफिकेशन है। तो हमको समझ में लगता है कि बीआरएस में ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, जो कुछ भी है प्रैक्टिस करने के लिए एक रोज करें। रोज करने से आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोई आइटम किस साइड में जाएगा, लेस में जाएगा या ऐड में जाएगा, इतना ही तो ध्यान देना। और बाकी दूसरा प्रैक्टिस आपको बैलेंस शीट डेली कर लें तो बेहतर है। लेकिन ये हेलो सर, हाँ बोले। सर 3-4 साल से तो बीआरएस नहीं पूछा जा रहा है। नहीं तो लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद देखिए, 3-4 साल से नहीं पूछा जा रहा है, 100 नंबर का है ना। 15 से ही नहीं पूछा जा रहा है बीआरएस। तो ठीक है, नहीं पूछे तो और अच्छा है। लेकिन हम लोग जितना भी पहले देखे थे बीआरएस भी रहता था उसमें। बीआरएस कठिन भी नहीं है, इसलिए प्रशासन को देने में हमें लगता है कि अगर नहीं रहता तो ठीक ही नहीं रहे, लेकिन उसका तो तैयारी कर लेना चाहिए। और उसका कंसेप्ट भी ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे अगर डेप्रिसिएशन को ले लें, कुछ कुछ उसमें फॉर्मूला है, उसमें भले हार्ड है लेकिन बीआरएस ज्यादा हार्ड नहीं है। हम लोग जब नॉन कॉमर्स होकर के उस चीज को बढ़िया से पकड़ लिए तो क्या कहना है, कुछ लोग इसमें कॉमर्स होंगे तो और बेहतर होगा। तो 3-4 साल से यहाँ नहीं आ रहा है ना, तो मेनली यहाँ फाइनल अकाउंट रहेगा ही रहेगा, उसमें कंपनी बैलेंस शीट नहीं रहेगा, ये तो तय है। कंपनी बैलेंस शीट 3A के लिए आवश्यक है, उसमें ज्वाइंट वेंचर वगैरह रहता है तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। बाकी सब एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के लिए भी सब पूरा दे दिए हैं, उसको देख सकते हैं उसको कि जैसे कई तरह का एडजस्टमेंट है ना, कहाँ कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा, पीएल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा या फिर तीनों में जाएगा या 2 में जाएगा या सिर्फ 1 में जाएगा, ये सब क्लियर किया हुआ है, देख सकते हैं उसको। तो एक बहुत बड़ा, अगर सबसे बड़ा चैप्टर है तो फाइनल अकाउंट है। जिस तरह से कि हम लोग रेलवे का फाइनल अकाउंट भेजते हैं हर एक महीने, और मार्च के महीने में जो ट्विन रहता है, इस तरह से। तो जो अभी टॉपिक बर्निंग में है, मतलब ताजा तरीन, जैसे जीआरपी पर्पस से कहें या फिर अगर बुक कीपिंग दोनों को लेकर के चले, तो फाइनल अकाउंट यहाँ भी होता है, फाइनल अकाउंट बुक्स में भी होता है, बुक्स के लिहाज से भी फाइनल अकाउंट है, इसमें भी। और सबसे बड़ी तो अब एक्रूरल अकाउंटिंग आने वाली है। एक्रूरल अकाउंटिंग का भी हो सकता है छोटा मोटा टॉपिक दे दे शॉर्ट नोट के लिए, ऐसा आ सकता है। हालांकि उसका भी हमारे पास मैटर हम दे देंगे व्हाट्सएप पर। और कोई आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो कुछ उधर से भी आवाज देते रहे ताकि लगे कि हम अकेले नहीं हैं, आपके साथ हैं। सर मूड हरास का लक्षण क्या हुआ? जी, लक्षण पूछ रहे, डेप्रिसिएशन में। जी जी, तो डेप्रिसिएशन में क्या है, कोई भी संगठन है जब कोई संपत्ति लगाता है तो उसका किसी न किसी रूप में क्षय होता है। तो उस कंपनी का पूरा लागत बनी रहे, भविष्य में अगर क्षय होने के बाद फिर इंस्टॉल करना पड़े, तो उस लागत को बनाए रखने के लिए हरास का जो नियम है 6, 7, 8 जितना भी है, स्थायी पद्धति से है, क्रमागत पद्धति से है, उसे बीमा पॉलिसी पर है, तो उसमें तो सब पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, डिप्रेसिएशन क्या है, इसके कौन कौन से विधियां हैं, तो उसको देख सकते हैं। तो पूरा भाषा में लिखा हुआ है। अगर लक्षण बताइए, लक्षण क्या होता है? आप लोग चेक कैसे बनता है, उसका पेमेंट कैसे होता है, सबको अगर जानना चाहें तो मेरा विगत कई साल से पोर्शन रहा है कुछ में, चेक्स एंड बिल्स और RIP। सर लक्षण क्या है डिप्रिसिएशन? किस चीज का सर? डिप्रिसिएशन का लक्षण क्या है? लक्षण डिप्रिसिएशन, जैसे कंप्यूटर खरीदा गया, कंप्यूटर जब खरीदा गया तो वो एक न एक दिन उसकी वैल्यू खत्म होगी ना। जैसे आप मोटरसाइकिल आप लेते हैं तो या आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस 15 साल के बाद कैसे दिन ब दिन घटते चल जाता है और उसी अनुसार उसकी तय होती है। तो उसी तरह से
कोई भी संगठन डिप्रेसिएशन करने का तरीका चुन लेता है कि इस संपत्ति को बनाए रखने के लिए 15 साल के बाद हम फिर इस संपत्ति को कैसे खड़ा करें, तो उसके लिए सिंकिंग फंड में जमा करते जाता है। हरास तो वही है, सीधा सा उसका शाब्दिक अर्थ है हरास। और बोले हेलो, सर बैंक रिकंसिलिएशन बढ़िया से समझा। बैंक रिकंसिलिएशन सबसे पहले जो क्वेश्चन किया, बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बनाया जाता है, थोड़ा सा आप बताएंगे। बैंक रिकंसिलिएशन बनाने की नौबत क्यों आती है? बैंक रिकंसिलिएशन बनाने की नौबत आती है कि जब व्यापारी अपना जो खाता वही बनाता है, जब बैंक पासबुक फेसबुक बनाता है या पासबुक, तो उसमें कभी लेन देन जो है छूट जाता है, चाहे किसी तरह का अंकगणितीय बिल्कुल ठीक शुद्धता के कारण गलती हो जाता है। हाँ, तो उसको सुधार करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन बिल्कुल। हाँ, तो वही एक निश्चित तिथि को लेकर जिस तरह से सुधार करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन, जिस तरह से बुक्स में एक नेट पे है शुद्ध निकासी, नेट विड्रॉल आप लोग कभी सुने हैं नाम शुद्ध निकासी? जीआरपी में एक सवाल रहेगा, शुद्ध निकासी का जो रूप है वही रूप बीआरएस का है। माने एक निश्चित तिथि को रेलवे खाते में आय और प्राप्ति का अंतर ही शुद्ध निकासी कहलाता है। तो उसी तरह से एक निश्चित तिथि को बैंक और महाजन के बीच में बैंक द्वारा निर्गत किया गया पासबुक और रोकड़िए द्वारा प्रतिपादित रोकड़ बही, दोनों में जो अंतर रहता है उसका कारण जानने के लिए ही बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। दोनों को नेगोशिएशन में जो कारण दृष्टिगोचर होता है, बढ़िया से नहीं आ रहा सर, आवाज माइनस करके कर लेते हैं, यही बैंक रिकंसिलिएशन कहलाता है। मतलब इसको एकदम अकाउंटिंग सिस्टम में जो नेट विड्रॉल है वो और ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि यहाँ पर महाजन है और बैंक है और इधर रिसीट है और पेमेंट है। जो आरबीआई में रेलवे का खाता रहता है, विभिन्न डिपार्टमेंट के द्वारा डेबिट और क्रेडिट होता है, तो एक निश्चित तिथि को देखा गया आय और व्यय का अंतर वही नेट विड्रॉल होता है। वही चीज बीआरएस है। बीआरएस इतना ही है कि उसके रेक्टिफिकेशन के लिए, उसके समाधान के लिए हम लोग स्टेटमेंट तैयार करते हैं किस किस कारण से हुआ है। उसमें वहां तैयार करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें एक रिजल्ट खाली दिखता है कि अगर किसी का प्लस है बैलेंस तो मतलब वो रेलवे बेहतर में है, और माइनस है तो मतलब ओवरड्राफ्ट में चल रहा है। तो महाजन और बैंक के बीच में बनाया गया स्टेटमेंट यही बीआरएस है। और बताया जाए आगे। सर बैंक रिकंसिलिएशन में कौन सा आइटम प्लस होता है माइनस होता है, इसमें थोड़ा अच्छा से समझा दीजिए। सीधा देखिए, आप पकड़ के चलिए कि हम अपने आप को कैशियर समझिए। कैशियर मतलब रोकड़ बही जो प्रतिपादित कर रहे हैं, और दूसरा पक्ष में बैंक है। सपोज करें कि हम कैशियर हैं, हम व्यापारी हैं, किसी को पेमेंट करने के लिए चेक दिए, और तो आपको मालूम है कि बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का तरीका दो माध्यम है, एक पासबुक के बैलेंस से और एक अपना कैशबुक के बैलेंस से। तो यहाँ पर हमें हमारी अनुसार तो कैशबुक के बैलेंस के हिसाब से पकड़ के चलिएगा तो दोनों हो जाएगा। तो कैशबुक का अगर बैलेंस मेरे पास उपलब्ध है, उसके अनुसार अगर हमने किसी को पेमेंट के लिए चेक दिया, पेमेंट करने के लिए, तो क्या करेंगे अपने रोकड़ बही में? तो पेमेंट के लिए चेक दिया तो हमारा रोकड़ बही उतना लेस होगा हमारे, लेकिन बैंक कहते हैं तो प्लस जमा में लिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में चेक दिया तो माइनस समझ करके अपने आप को कर लिया, लेकिन बैंक वो चेक मान लीजिए बुनाने के लिए उस दिन में नहीं पहुंचा, तो वो तो अंतर रहेगा ही ना। पासबुक में वो अमाउंट माइनस नहीं करेगा बैंक, चूंकि वो चेक वहां पहुंचा ही नहीं। ऐसी स्थिति में हम रिकंसिलिएशन जिस दिन बनाएंगे, वो जो चेक काटे थे उस राशि को हम ऐड कर लेंगे।
तो ऐड करने में कौन कौन सा आइटम होगा उसका एक मैंने अभी जितना हम लोग जो पढ़ के सुना एक तरह से बोले सब ऐड, जैसे चेक काटे तो ऐड होगा। अगर वही चीज अपने आप को ले लीजिए कि हमको कोई चेक दिया और बैंक किसी कारण से बैंक में हम दिए लेकिन वो चेक डिजोनर हो गया, तब ऐसी हालत में उसको माइनस करना पड़ेगा। क्या कि हम पहले जैसे ही चेक जमा किए थे तो प्लस कर लिए थे अपने रोकड़ बही को, और बैंक का उसको डिजोनर हो गया तो उस राशि को माइनस करना पड़ेगा। वही कंसेप्ट है कि किस तरह का आइटम है, ताकि इसको हमको क्या करना पड़ेगा। सपोज करें कि बैंक सेविंग अकाउंट या और, हालांकि ये सेविंग अकाउंट के लिए होता नहीं है, ये चालू खाता के लिए होता है, करंट अकाउंट के लिए। तो करंट अकाउंट में जितना भी इंटरेस्ट मिला, 5-10 रुपया जितना भी मिला, वो तो व्यापारी को पता रहता नहीं कि हमको इंटरेस्ट कितना मिला। तो वैसी हालत में बैंक अपने पासबुक में तो कर दिया क्रेडिट, लेकिन रोकड़ ये व्यापारी के रोकड़ बही में नहीं आया, तो वो अंतर रहता है। तो वैसे कंडीशन में कैशबुक के अनुसार अगर बना रहे हैं तो उस अमाउंट को, यानी ब्याज जो बैंक ने दिया वो हम ऐड करेंगे। यही तो कंसेप्ट है जो हमको नहीं दिख रहा है, हम समझ रहे हैं कि वो आ गया, बैंक बताया कि आपको इंटरेस्ट मिला, तो वैसे आइटम को ऐड करेंगे। जो आइटम हमने निकाल दिया था लेकिन बैंक में पता चला कि उसको पहुंचा ही नहीं या किसी कारण से डिजोनर हो गया, तो वैसे आइटम को फिर पुनः जोड़ लेंगे तो बराबर हो जाएगा। ये तो सीधा सी बात है। यही कंसेप्ट मान के अगर लेंगे तो दोनों का क्या, चारों आधार पर, कैशबुक, पासबुक और दोनों का ओवरड्राफ्ट, 4 आधार से बनाया जा सकता है। तो जैसा कि पहले ही कहे कि ओवरड्राफ्ट कैशबुक मतलब पासबुक, पासबुक ओवरड्राफ्ट मतलब कैशबुक। तो एक कैशबुक को सिर्फ पकड़ के रखेंगे तो उससे और तीनों सॉल्व हो जाएगा, और कोई इसमें ज्यादा है नहीं। कंसेप्ट खाली समझने का कि हमने चेक दिया तो निश्चित तौर पर हमारे खाते में कमेगा। तो फिलहाल तो चेक दिया, हम कमा लिए, लेकिन पता चला चेक नहीं पहुंचा, जिसको हम दिए थे वो बुलाने के लिए नहीं गया। तो वैसे कंडीशन में तो बैलेंस, बैंक का बैलेंस तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा ना। तो बनाने के इसमें उसको हम ऐड कर लेंगे। सीधा समझिए, ऐड या लेस जो भी करना है व्यापारी अपने रोकड़ बही में ही करेगा, बैंक का तो पासबुक है, बैंक नहीं करेगा। हाँ, बैंक के हिसाब से लेकर चलेगा तो उसमें ऐड प्लस करेंगे। तो 40 नंबर में शायद पासिंग है इसका, 100 नंबर में 40 नंबर लाना पड़ेगा बुक कीपिंग में। और कोई डाउट? सीआईपीएस समझते हैं? अब जरा इससे हट करके जा रहा है, पेमेंट संबंधी है ना, बैंक में पेमेंट। सीआईपीएस समझते हैं? यस। सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड पेमेंट सॉल्यूशन जो है, जो आज की तारीख में सबका पेमेंट 4 घंटे के अंदर हो जा रहा है। किस तरह से चेक बनता है, किस तरह से फिर वो रियलाइज होकर के अपने रेलवे अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है, फिर पीएसबी क्लियर होता है, फिर आरबीआई डिपॉजिट में जाकर के हमारा क्लियरेंस में वो आधार भरा करके तैयार हो जाता है। इस चीज को अगर जानना चाहें तो, चूंकि मेरा पोर्शन कई साल से रहा है, डिटेल्स बता दीजिए सर। सीआईपीएस देखिए, सर्वप्रथम ये जान लें कि पहले हम लोग जो चेक बनाते थे किसी पार्टी को पेमेंट करने के लिए, चेक के माध्यम से भुगतान कराते थे, और चेक संबंधित बैंक नहीं बल्कि फोकल पॉइंट को हम लोग भेजते थे। जब एफएमआईएस था तब तो बैंक क्या करता था, समूचे बेनिफिशियरी को जो सीडी में हम लोग बना के देते थे उसको एक 24 घंटे या 36 घंटे के बाद रन करा करके सारे बेनिफिशियरी का क्रेडिट कर देता था। लेकिन सीआईपीएस खास करके 9 सितंबर 2019 से जब चालू हुआ तो उसमें व्यवस्था क्या किया गया कि चेक बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर अब्स्ट्रैक्ट जनरेट होता है। जैसे ही बिल पासिंग सेक्शन CO7 बनाया, CO7 बना करके चेक सेक्शन जो कि बुक्स में है वहां ला करके देता है, और वो आईपास पर बना हुआ है उसका ऐप, जिसमें कि अपने आप आ जाता है उस मॉड्यूल में चेक राइटिंग आईडी में। चेक राइटर अपने आईडी से वो CO7 को सेलेक्ट कर करके, और जो CO7 का हार्ड कॉपी एक्सपेंडिचर स्टोर्स या और कोई बिल पासिंग सेक्शन से, जैसे ENGA हो, EGA हो, जैसे आज की तारीख में आज हम लोग के पास आ रहा
हम लोगों की सैलरी के लिए ईएनजी और ईजीए से, तो वो CO7 देता है बुक सेक्शन को। बुक सेक्शन का चेक राइटर उस CO7 नंबर को सेलेक्ट कर करके, सेलेक्ट जैसा ही करेगा तो उधर टोटल आ जाता है। टोटल आने के बाद इसका टोटल जो एक्सचेकर देता है, एक्सचेकर भी शायद समझ में नहीं आ रही होगी, खैर मैंने प्रत्येक दिन के खर्चे का हिसाब देता है बजट के अनुरूप, वही एक्सचेकर कहलाता है। तो एक्सचेकर का टोटल अमाउंट और CO7 का टोटल अमाउंट हम हार्ड कॉपी से मिला करके देख लेंगे, और उसके बाद जो आईपास में जनरेट हुआ एब्स्ट्रैक्ट उसका टोटल अमाउंट देख लेंगे। देख लेने के बाद दोनों टैली कर जाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम ओके करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट बन जाने के बाद उसको फिर एसओ लॉगिन से कंफर्म होता है, देन लेवल 1 साइनिंग होता है, फिर लेवल 2 साइनिंग होता है। यहाँ पर जान लें कि चेक में जब साइनिंग करने का दो तरीका, एक 10 लाख से नीचे है तो एक साइन से काम चल जाता था, लेकिन 10 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो दूसरा साइन की भी जरूरत पड़ती थी। लेकिन चेक एब्स्ट्रैक्ट जब से CIPS से बनने लगा तब से 5 रुपए का काहे नहीं हो, वो 2 साइन होना आवश्यक है। तो ऐसे में लेवल 1 और लेवल 2 साइन करने के बाद उसी सॉफ्ट कॉपी को क्रिस में सेंड टू बैंक कर दी जाती है, वो क्रिस को चला जाता है। क्रिस में CMP हैदराबाद, कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट हैदराबाद, जो कि SBI का उपक्रम है, वो दोनों सर्वर वहां पर बना रखा है, डाल रखा है, वो ऑटोमेटिक जनरेट कर जाता है और 4 घंटे के अंदर जितने बेनिफिशियरी होते हैं सारे लोगों के खाते में क्रेडिट हो जाता है। इन केस किसी का IFSC कोड या अकाउंट नंबर में किसी तरह की गड़बड़ी रह जाती है सॉफ्ट कॉपी में, ये सब जान लें कि सारा का सारा ये सॉफ्ट कॉपी जा रहा है, कहीं कोई हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं रहती। क्या कहे? हेलो, सुन रहे हैं लोग? टेंशन नहीं है। हाँ सर सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं, तो जरा सा बोलते रहेंगे तब न पता चलेगा। देखिए पौराणिक कथा में कथा कहानी सुनाई जाती थी, हाँ हाँ कहते रहते थे लोग, ताकि पता चलता है कि सोया नहीं है ना लोग। तो एक तरह से तो सामने कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी बोले जा रहे हैं, तो हाँ हाँ करिएगा तो पता चलेगा कुछ। तो संबंधित खाते को क्रेडिट हो गया। इनकेस किसी तरह से किसी का अकाउंट नंबर गड़बड़ रह गया, IFSC कोड गड़बड़ रह गया, तो वो अनपेड हो जाता है। तो पहले कंडीशन में एक अनपेड रजिस्टर होता था जो कि रोकड़िए के माध्यम से, इसमें देखिए जैसे जैसे बात बढ़ते जाएगी कई टॉपिक आते जाएगा। जैसे कैशियर अनपेड रजिस्टर बनाता था कि जितना भी अमाउंट आता था, आप यहाँ पर कैशियर का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, न कैश ऑफिस यहाँ पर पूरा का पूरा वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती CIPS के माध्यम से। तो एक तरह से कहें तो मैंने शॉर्ट है, जिससे कि समय कम लगता है, और दूसरा सेफली भुगतान भी हो जाता है। किसी तरह का फ्रॉड का चांस कम से कम होता है, क्या कि एग्जीक्यूटिव जो बिल रेज किया वही अकाउंट्स में आएगा और उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएगा। वही कैप्चर होकर फिर एब्स्ट्रैक्ट आईडी में आएगा और वही कैप्चर होकर पुनः जाएगा वो CIPS CMP हैदराबाद, और जो उसमें कैप्चर पार्टी मास्टर टाइप बना हुआ है उसी के रेफरेंस पे सारा क्रिएट होगा। तो हाथ कह रहे थे कि अगर किसी कारण से अनपेड हो गया तो अनपेड होने के लिए आप कैसे अनपेड रजिस्टर नहीं बनाएगा, वो सीधा सीधी उसके लिए एक बना दिया गया है अनपेड रजिस्टर सॉफ्ट कॉपी, और उसमें से चेक्स एंड बिल्स के माइनस पेज कर देता है, और उसका एक हेड एलोकेशन बना दिया गया है जो कि 844539 है, उसको क्रिएट करते हैं। बाकी इसीलिए कर दिया जाता है कि फिर दोबारा उस चीज को बनाने के लिए, किसी को पेमेंट करने के लिए वही एलोकेशन का यूज करके पुनः पेमेंट कराने के प्रोसेस में लगा दिया जाता है और वो पेमेंट हो जाता है। तो एक तरफ से कहें ये त्वरित और सुरक्षित भुगतान करने का तरीका है। ये 24 घंटा चलते रहता है, ऐसा नहीं कि ऑफिस आवर खत्म हो गया तो अब कल आज नहीं होगा। अगर कभी भी 24 घंटा के लिए हम कर सकते हैं इसको, 4 घंटे के बाद अपने आप क्रिएट होता है। जैसे कि सैलरी आज हम लोग तैयार करेंगे, लेवल 2 कराते कराते 6 बजे तक अगर हम कर देंगे तो मान के चलते हैं कि 8 बजे रात्रि या 9 बजे नहीं तो सुबह 7 बजे तक तो सब लोगों के खाते में चला जाता है। उसमें एक है फाउंडेशन कि अगर मान लीजिए हम लोगों का लास्ट वर्किंग डे को रहता है पेमेंट करने होने के लिए और बीच में 4 दिन छुट्टी है, इस तरह से हम 25 तारीख को अगर बना रहे हैं
तो 25 को बनाएगा तो 26 को हो जाएगा नॉर्मली। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है चेक एनपीबी लगाने के लिए, यानी नॉट पे बिफोर एनपीबी, उसी में एक टर्म है सीआईपीएस में। एनपीबी अगर डेट को हम सेलेक्ट कर देंगे तो चाहे किसी भी दिन बनाया है चेक, लेकिन वो बनेगा, पेमेंट होगा एनपीबी में जो डाला हुआ डेट उसी डेट को। और इसके माध्यम से हुआ पेमेंट में रिकॉन्सिलेशन भी आसान हो जाता है, सारा कुछ मतलब ऑटोमेटिक आ जाता है स्टेटमेंट बन करके। उसी के आधार पर सारे बैंक को हम लोग ईडीएमएस भी देते हैं, मतलब वेरीफाइड डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट। तो अब जो फोकल पॉइंट से काम रह जाता था वो कम से कम हो गया, यानी चेक अब बनता ही कम है। जिसको कि पहले तो बहुत झंझट तरीका था कि बैंक भेजते थे, बैंक का पेड करने के बाद वो पूरा पेड चेक को पुनः बुक्स को वापस करता था, उसको फिर हम लोग माइनस क्रेडिट संबंधित यूनिट को देते थे वो डीएमएस के आधार पर, तब कहीं से आकर उसको भी डीएमएस दे पाते थे, वो पूरी प्रक्रिया भुगतान की हो पाती थी। एक तरह से कहें चेक्स एंड बिल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा और आरआईबी का बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा। और कुछ इसमें जानना चाहें? अकाउंटर पूरा चेक्स एंड बिल्स का समझेंगे? लगते नहीं है सर आईपास के विषय में कुछ बताइए ना सर। क्या सर चीज में? हेलो सर, आईपास के विषय में कुछ बताइए ना। आईपास ये आईपास देखिए, अब पूरा अकाउंटर सिस्टम अपने आईपास पर आ गया। तो आईपास तो एक मॉड्यूल हो गया, उस मॉड्यूल में विभिन्न तरह का सैलरी पास करना हो या फिर पीएफ निकासी करना हो या स्टोर्स का मैटर हो, सब तो आईपास में ही है। मतलब आईपास अभी अपना आपको यूजर आईडी मिला आईपास का? जिनको नहीं मिला वही ऐसा सवाल कर सकते हैं। तो जब आईपास अब आज के डेट में खास करके अप्रैल 2021 से लगभग मान के चले कि सारा काम आईपास पर ही होगा। अभी तक आरआईबी का काम थोड़ा बहुत कम है आईपास पर, लेकिन बाकी सब तो आईपास पर ही है। आप जो विड्रॉल पीएफ तो विड्रॉल करते नहीं होंगे आप लोग, सैलरी आपका आईपास पर नहीं हो रहा है, देखते हैं आरईएसएस आईपास पर से ही तो आ रहा है, जिसमें कि आप प्रत्येक दिन का महीने का सैलरी दिख रहे हैं। अब आपको पे स्लिप नहीं मिल रही है, लेकिन आपको पता है कितना हमको पे मिला, कितना डीए मिला, कितना एचआरए मिला, तो ये आईपास का ही देना है। नहीं तो जाता था ईएनजीए में बनता था बिल, एडमिन बना एसक्यूटी बनता था और ईएनजीए पास करता था और उसी के पास सारा डाटा पे स्लिप मिल जाती थी और पे स्लिप के आधार पर जो उसमें लिखा उतने आप जानते थे। लेकिन अब तो आईपास के आधार पर ही आरईएसएस में देखिए इनकम टैक्स कितना आ रहा है, चूंकि पीएफ हम लोग कटता नहीं इसलिए पीएफ कितना होगा वो भी दिख रहा है, छुट्टी का खाता उस पर दिख रहा है। ये आईपास का ही देन है। आईपास का मतलब पूरे इंडियन रेलवे का भुगतान एक तरीके से हो, एक माध्यम से हो, जिसको अगर वॉच करना चाहे रेलवे बोर्ड में बैठे बैठे पूरे इंडियन रेलवे का हर एक एम्प्लॉय का देख सकता है, जान सकता है हर एक रेलवे का। यही आईपास तो एक मॉड्यूल हो गया। सर ये मॉड्यूल का मतलब क्या है, वही सॉफ्टवेयर ही हुआ या फिर कुछ दूसरा अलग मीनिंग होगा? मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल मतलब उसमें क्रिस द्वारा डेवलप किया गया एक ऐसा तकनीकी साधन जिसके माध्यम से अकाउंटल का सारा प्रोसेस, खास करके आईपास अकाउंटिंग सिस्टम के लिए कोड मैनुअल को देखते हुए उसमें डेबिट क्रेडिट किसको होना है, किसको डेबिट होना है, किसको क्रेडिट होना है, वो सारा उसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। क्रिस द्वारा किया गया है, क्रिस द्वारा ही डेवलप्ड है ये। और बोले जेबी के बारे में बताइए सर। हाँ देखिए जेबी जनरल वाउचर, इसका हिंदी तो खैर सामान्य पर्ची हो जाता है। तो जेबी का रूप जिस तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में करते हैं कि कोई मिस्टेक हो गया उसका निराकरण कैसे करें। सपोज करें कि अब जेबी का मतलब होगा किसी एक डिमांड से दूसरे डिमांड में, या एक पीयू से दूसरे पीयू में, या एक माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड में चला गया। मान लिया सैलरी में
सैलरी का पी जानते हैं कितना है? 01 है, खैर हो सकता है ना अभी समझ पाए उतना। तो करेक्शन करने के लिए कि सपोज करें कि कैपिटल नेचर का खर्च की बुकिंग रेवेन्यू में कर दी गई, तो कर दी गई, ये पता चला कुछ महीने के बाद, अकाउंटल 1-2 महीना हो गया, उसके बाद पता चला कि ये पैसे तो रेवेन्यू का था लेकिन कैपिटल में बुक हो गया। तो उस कैपिटल नेचर को भी सही स्थिति में लाने के लिए जो बनाते हैं डेबिट क्रेडिट, जस्ट उसका उल्टा, तो वही जेबी के माध्यम से बनाया जाता है, उसी का नाम जेबी रखा गया है। अब जेबी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन में ज्यादा उपयोग होता है कि अब समझ लें कि जैसा कि अभी आप पूरे ईसीआर में जितना भी यूनिट है सबका सीआईपीएफ या चेक्स बनता है, तो आरबीआई डीएस नागपुर है, वहां से सारा चेक इनकाइज देता है, उसका जो कि लोकेशन होता है 867002, तो वो तो हमें हेडक्वार्टर को दे देता है। लेकिन अब खर्चा तो पूरे ईसीआर का है, मुगलसराय धनबाद जितना यूनिट है सबका, तो उसको खर्चे को ट्रांसफर करने के लिए तो हम लोग टीसी बनाते हैं, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया। तो ये जेबी आपने पूछा है, तो जेबी का उद्देश्य बिल्कुल रॉन्ग एलोकेशन में बुकिंग को सुधारने के लिए तैयार बनाया गया माध्यम वही जेबी है। रेवेन्यू खर्चा का, रेवेन्यू का अगर कैपिटल में हो गया या कैपिटल का रेवेन्यू में हो गया, तो जो दोनों का जस्ट अपोजिट एलोकेशन के माध्यम से बुकिंग कर देंगे तो नलीफाई हो जाएगा। डिमांड नंबर 3 का खर्च है अगर 16 में चला गया, प्लानेट 16 में जो कैपिटल होता है, तो वैसे कंडीशन में जेबी बनाएंगे क्या, डिमांड नंबर 3 को फिर वो डेबिट करेंगे, मान लीजिए डेबिट हुआ, डेबिट करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर डिमांड नंबर 3 को क्रेडिट कर लेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, उसी का जस्ट अपोजिट एलोकेशन में डाल देंगे वो डेबिट क्रेडिट। जेबी टीसी का छोटा रूप है, टीसी तो ट्रांसफर करने के लिए हो गया, जेबी करेक्शन करने के लिए हो गया, और टीसी के माध्यम से तो संबंधित यूनिट को बुक करने के लिए यह माध्यम हो गया। टीसी में भी हो गया इंटर रेलवे और इंट्रा रेलवे, जो एक रेलवे से दूसरे रेलवे को देना रहेगा उसको हम इंटर कहेंगे, और अपने रेलवे के अंदर विभिन्न यूनिट में ट्रांसफर करना रहेगा तो वो इंट्रा होगा, इंटर और इंट्रा। तो तैयारी लगभग हम समझते हैं सब लोग जुड़े हुए हैं, पूरे मन से कर रहे हैं और होना भी चाहिए। लगता है परीक्षा आप लोगों का शायद दानापुर में होगी। और बोला जाए मूलहरास निकालने के विभिन्न तरीकों लिखे और किसी 3 तरीकों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मूलहरास कैसे निकाला जाता है, विधि उसका 3 गो विधि 3 का 7 विधि उसका है, 7। तो मूलहरास सबसे पहले उसका आइडिया समझिए, मूलहरास क्यों निकालते हैं, मूलहरास क्या है। तो उसमें सबसे पहले आता है सरल लेखा विधि। तो एक जैसे किसी का 15,000 किसी का संपत्ति का कीमत है, तो कोई भी संगठन चाहेगा कि ये संपत्ति अपने जीवन काल को समाप्त करने के उपरांत पुनः इसके लिए हमारा असेट तैयार हो जाए, इसके लिए प्रोविजन करता है कि इतना पैसा का हम प्रोविजन करते रहेंगे ताकि 15 साल के बाद या 20 साल जो भी इसका लाइफ है, लाइफ के बाद हम पुनः इसको इंस्टॉल कर सकेंगे। तो उसी में मूल्यह्रास निकालने के लिए हमको लगता है 8-9 विधि है।
एक तो सरल लेखा विधि है, दूसरा क्रमशः घटती हुई विधि है, फिर लगता है योग विधि है, फिर ह्रास कोष विधि कहलाता है, और एक तो हो जाता है कि बीमा पॉलिसी विधि, जैसे कि पूरा पूरा उसका पॉलिसी करा दिया गया, कुछ भी होगा तो लास्ट में पॉलिसी के आधार पर उसको दे दी जाएगी। और घंटे के अनुसार उत्पादन विधि उसमें लगता है। एक रिक्तीकरण विधि कहलाता है, डिप्लेशन मेथड जिसको कहते हैं। जैसे मान लो कोयला वाला निकालता है, एक दिन खत्म हो जाएगा, तो वो डिप्लेशन विधि से उसको हम लोग जीरो ले आते हैं, मूल्य ह्रास। तो आज के तारीख में मूल्य ह्रास किसी विधि में जीरो आ जाता है, किसी में कम से कम 1 रुपया रखा जाता है। तो मूल्य ह्रास हम लोग इतना ही विशेष रूप से कह सकते हैं कि 2-3 विधि जो लिखा हुआ उसको देख सकते हैं, बाकी मूल्य ह्रास का कंसेप्ट उतना ही है। ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता भी हम समझते हैं कि अपेंडिक्स 2 के लिए नहीं है। 3A में जाने के बाद थोड़ा सा बुक कीपिंग में भले आएगा, हालांकि इसका जरूरत वहां भी नहीं रहता है। आज तक के तो में कम ही देखते हैं इसको। मेन फोकस आपको एक्सपेंडिचर, जीआरपी एंड बुक कीपिंग ज्यादा उतना नहीं है, देख सकते हैं उसको। फाइनल अकाउंट जो बनाने का तरीका सीख लिया, बीआरएस बनाने का तरीका सीख लिया, एंट्री बनाने का तरीका सीख लिया, एनफ है। उतना 40 नंबर तो ऐसे ही आ ही जाए, ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता भी नहीं है। कुछ खास एक हम समझते हैं जनरल साइड में अगर देखें बुक्स की ओर, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग जो परिचालन अनुपात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। किसी न किसी रूप में चाहे वो जीआरपी में आ जाए, यहाँ तक कि परिचालन अनुपात आना ही आना रहता है। एक रेलवे या कोई भी संगठन 100 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया खर्च करता है, यही परिचालन अनुपात कहलाता है। उसका अगर फॉर्मूला अगर जाना चाहे तो सकल संचालन व्यय प्लस पेंशन प्लस ये डीआरएफ बटे सकल संचालन आय ग्रॉस अर्निंग गुणे 100। सर ईसीआर का परिचालन अनुपात कितना है अभी? आज के डेट में हर एक महीना अलग अलग हो जाता है, लेकिन परिचालन अनुपात मार्च का कितना होगा, मार्च में अकाउंट करंट में हम समझते हैं 98 पॉइंट कुछ है, नहीं 102 पॉइंट था। परिचालन अनुपात जिस किसी रेलवे का जितना कम है उतना बेहतर माना जाएगा। यानी अगर 102 है तो 100 रुपया कमाने के लिए 102 रुपया खर्च हो रहा है। यहां तक कि एक समय था 117 रुपया हो गया, 117 था ऑपरेटिंग रेशियो ईसीआर का। ईसीआर का एक समय 117 था। देखिए तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का आइटम कौन कौन सा लेंगे, अगर कहीं आ जाए ये क्वेश्चन, जैसे ट्रैफिक अर्निंग, कोचिंग अर्निंग, गुड्स अर्निंग, सन्ड्री और उसके बाद मिसलेनियस अर्निंग, तो इन 500 को जोड़ेंगे तो आता है ग्रॉस अर्निंग। और उसमें अगर सस्पेंस शामिल करेंगे तो आ जाएगा ग्रॉस रिसीट यानी सकल प्राप्ति। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस भी बनता है होता है और शॉर्ट नोट भी बनता है कि सकल आय यानी ग्रॉस अर्निंग और ग्रॉस रिसीट में क्या अंतर है। बहुत ही माइनर अंतर है, लेकिन मतलब दो लाइन दोनों में होता है, लेकिन बहुत ही टेक्निकल है। सकल आय उसको कहेंगे कि एक निर्धारित लेखा अवधि में उत्पन्न समस्त आय, चाहे उसकी वसूली हुई हो अथवा नहीं, ये सकल आय में कहलाता है। वही सकल प्राप्ति की बात करें, आप अगर किताब देखते होंगे तो बाहरी प्रदर्श की किताब में परिचालन अनुपात का जो लिखा है फॉर्मूला वो गलत है। वहां पर सकल प्राप्ति लिखे हुए हैं, सकल संचालन व्यय बटे सकल प्राप्ति, जो कि कहीं से सही नहीं है।
इस चीज को भूल नहीं करेंगे, वहां पर हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो, तो वहां इसका सूत्र है सकल संचालन व्यय प्लस एप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ प्लस एप्रोप्रिएशन टू पेंशन डिवाइड सकल संचालन माने सकल आय, नॉट सकल प्राप्ति। आपको मैंने बताया कि सकल आय उसको कहते हैं कि एक लेखा अवधि में प्राप्त समस्त आमदनी, चाहे उसकी वसूली हो गई हो या अथवा नहीं, ये सकल आय माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक निश्चित निर्धारित अवधि में प्राप्त वास्तविक आय, चाहे उसका संबंध किसी भी लेखा अवधि से क्यों नहीं हो, यानी यहां पर एक्चुअल प्राप्ति की बात हो रही है और वहां पर एक्रूड की बात हो रही है, संभावित है, इतना हमारा अनुमान है। अनुमान इतना हमने, जैसे देखिए टिकट खरीदता है कोई, वो हमारा लायबिलिटी रहता है, लेकिन टिकट जैसा ही बिका उसको पैसेंजर अर्निंग में आ जाता है, वो सकल आय में आ जाएगा। तो सकल संचालन व्यय बटा सकल आय गुना 100 इंक्लूडिंग डीआरएफ टू पेंशन एंड डीआरएफ एप्रोप्रिएशन टू पेंशन एंड डीआरएफ, उसका जो आएगा वही उसका ऑपरेटिंग रेशियो कहलाएगा। यही तो होता है कि सस्पेंस में कितना प्लस माइनस करें ताकि हमारा सकल संचालन व्यय अधिक से अधिक न्यूनतम हो सके, या दूसरी ओर कहें कि हमारा आय अधिक से अधिक बढ़े, पैसेंजर अर्निंग हो चाहे गुड्स अर्निंग हो या सन्ड्री अर्निंग हो। इसमें देखिए एक और चीज, लाइसेंस और पट्टा दोनों में टॉपिक, बुक कीपिंग में भी है और अपना इधर भी है, उसी के अंतर्गत आ जाता है ये डिमांड से रिकरेबल और डिमांड बिल से रिकरेबल। जैसे स्टेशन पर जो दुकान लगा हुआ है उससे जो आमदनी हो रही है, या फिर कोई रेलवे का जमीन है उस पर लीज दिए हुए उससे जो एक्रूड हो रहा है इनकम, वो सब डिमांड से रिकरेबल में आता है। और जैसे यहाँ बैंक ऑफ इंडिया का बैंक है यहाँ रेलवे प्रीमिसेस में, तो बैंक ऑफ इंडिया से जो रेलवे जमीन का किराया ले रही है वो हमारा बिल से रिकरेबल में आएगा। तो हम लोग कहीं से कहीं हो जा रहे हैं। अच्छा दिलीप, आप भी दे रहे हैं परीक्षा ना? हाँ ठीक है। और बोले कोई? और किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है सर से पूछ लें। बुक कीपिंग में एब्रीविएशन पूछता है कि नहीं सर? एब्रीविएशन बुक कीपिंग में नहीं रहेगा, बुक कीपिंग में एब्रीविएशन नहीं रहेगा। अरे बुक कीपिंग में अपने आप 40 नंबर का बैलेंस शीट है, कितना एब्रीविएशन रहेगा? हाँ जर्नल एंट्री रह सकता, जर्नल एंट्री 10 नंबर का, बीआरएस 20 नंबर का, नहीं तो अगर उसको बाइफरकेट करके 10 नंबर का देता अलग बात है, लेकिन आपको बैलेंस शीट 40 नंबर, बाकी 60 नंबर में जितना जोड़ लें, डिप्रेसिएशन जोड़ लें, बीआरएस जोड़ लें, रेक्टिफिकेशन जोड़ लें, जर्नल एंट्री जोड़ लें, तो वो हम नहीं समझते हैं कि एब्रीविएशन वहां है। एब्रीविएशन का चांस जीआरपी में रह सकता है, हालांकि पहले तो ये भी नहीं रहता था एब्रीविएशन, तो बिल्कुल, लेकिन मान के चले रह सकता है आज की तारीख में। सर बैलेंस शीट तो 20 नंबर का आया था, बैलेंस 20 नंबर का दे रहा है, 17 और 18 पे सब 20 नंबर का आया है जी। तो हो सकता है ताकि हम लोग अपने 40 नंबर रहता, तो 20 नंबर में तो इधर कितना रहेगा? 100 नंबर का है ना जी। हाँ, तो 100 नंबर में तो बीआरएस 20 नंबर का देगा फुल क्वेश्चन। सर बीआरएस में आधा बनने से नंबर मिलता है? नहीं अगर पूरा नहीं हो पाया नहीं, तो? ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट में कोई एंट्री रॉन्ग हो जाने के बाद भी आपको मिलेगा, बीआरएस में टोटल गलत है। हाँ बीआरएस का अगर सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा, जैसे कि बीआरएस करने के तरीके कौन कौन से हैं व्याख्या करें, या फिर बीआरएस क्या है, तो उसमें मिल जाएगा जो लिखेंगे। लेकिन उसका अगर अंक गणित गलत हो गया,
तो जीरो उसमें नहीं मिलेगा। सर, अनिवार्य रहता है या ऐच्छिक पर रहता है? कोच बीआरएस को टच करना वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसा दिया है। इसे जनरली अनिवार्य नहीं होता, ऐच्छिक है। किसी 5 प्रश्नों का उत्तर दें इस तरह से रहेगा तो ऐच्छिक हो जाएगा। अगर उसमें कंडीशनल डाल देगा तो कैसे कहा जाएगा? तो डिपेंड करेगा प्रशासन पर कि प्रशासन आपसे कैसा तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ तो बनाने के लिए आप हमको लगता है प्रैक्टिस उसका बैलेंस शीट से काफी कम है, बस कंसेप्ट की बात उसमें है, ज्यादा कठिन नहीं है। हम समझते हैं सब आरआरबी के पैनल के हैं तो दिक्कत तो आएगी ही नहीं, एकदम पैनिक नहीं हो। देख भी रहे हो किताब में क्या है। इंटरमीडिएट का जो आईकॉम का सिलेबस है उससे बाहर एकदम नहीं है, उससे और कम ही है। एकदम भय मुक्त होकर कह दीजिए। हाँ टाइम मैनेजमेंट अवश्य करिएगा बुक कीपिंग में। मैंने कैलकुलेटर तो अलाउड रहेगा, कैलकुलेटर पेंसिल और ये स्केल। मतलब इसको ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट बनाना शुरू किए और पता चला कि 1.5 से 2 घंटा बैलेंस शीट बनाने में ही लग गया, ये कतई नहीं करेंगे। अगर टाइम किसी कैलकुलेशन में इधर से उधर हो रहा है नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि 1.5 घंटा 2 घंटा उसी में लगा दें, ये नहीं करना है। ये मैनेजमेंट अवश्य रखना है, ताकि ये टाइम टेकन होता है। अगर किसी कोई एंट्री फंस जाती है तो टाइम अधिक से अधिक लग जाएगा उसको, ताकि एक जुनून बन जाता है ना कि इसको हमको पूरा करके छोड़ना है। हालांकि सबका अपना अलग अलग तरीका है कि पहले बैलेंस शीट को टच करें या फिर सब्जेक्टिव को। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से फ्रेश माइंड में होता है जजमेंट तो भी सही है। पहले पेंसिल से कर ले कि कौन सा एंट्री कहाँ जाएगा, क्वेश्चन में ही मैंने दाग हल्का लगा सकते हैं, ये पीएल में जाएगा, ये एडजस्टमेंट, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा। ऐसे कर देने से उस समय करने में आसानी होगी और क्लीन भी दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा बना हुआ अर्थमेटिक्स। तो अधिक से अधिक साफ सुथरा दिखे ये तो खुद सोचना है कैसे दिखेगा। अभी मान लिया एडजस्टमेंट डाल रहे हैं उसी में छोटा छोटा महीन घुसा घुसा के लिख रहे हैं तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे। बाकी बीआरएस में गलती होगी तो चांस नहीं, वो टोटली रॉन्ग है। तो और तैयारी रखें जोर से, ठीक है? ठीक है सर। ओके ठीक।